आवाज़ विशेष में आप सभी का स्वागत। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से आईएएस अफसर डॉक्टर राजशेखर वुंद्रू जी, जो कि डीडीजी हैं आधार कार्ड डिपार्टमेंट के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से है, भारत सरकार से जुड़े हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे उनके इस नागपुर के दीक्षा भूमि के सफ़र के बारे में, उसी के साथ साथ उनके आईएएस बनने के सफ़र के बारे में, और साथ ही साथ भारत की कुछ परिस्थितियों के बारे में। तो आइए ले चलते हैं आपको डॉक्टर राजशेखर वुंद्रू जी के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि आप इस वक्त नागपुर आए थे, आपने दीक्षा भूमि को भी भेंट दी, कैसा लगा आपको भेंट देकर? दीक्षा भूमि तो मैं पहली बार तो नहीं आ रहा हूँ। जी। पहली बार जो गोल्डन जुबली ऑफ दीक्षा जो 2006 में हुआ था जी, 50 साल हुए थे। 50 जी। साल, उस टाइम मैं 2006 में आया था। उसके बाद लगातार आ रहा हूँ। तो दीक्षा भूमि तो हमारा प्रेरणा स्थल है। क्या बात है जो हर साल आपको खींच लाती है दीक्षा भूमि? तो प्रेरणा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो इस देश के महान नेता है। इस देश के लिए उन्होंने सब कुछ दिया, जो दिन प्रतिदिन जो रिलेवेंट होती जा रही है, उनकी रिलेवेंस बढ़ती जा रही है। और ख़ासकर इस साल तो बाबा साहब अम्बेडकर के 125वां जयंती की तैयारियां चल रही है, हर्षोल्लास से हर तरफ। जी। तो नागपुर तो हर व्यक्ति को, इस देश का हर व्यक्ति को आना चाहिए, और ख़ासकर हर अम्बेडकराइट को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। सर, बाबा साहब अगर ना होते तो क्या आपको लगता है, क्या कमी होती है आपकी ज़िंदगी में, क्या नहीं होता? तो हम वापस स्लेवरी में होते, गुलामी में होते। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। जब आप पूछ रहे थे, मुझे लगा था बड़ा कठिन प्रश्न है। जब मैं बोल रहा था बड़ा सरल समाधान है कि सब गुलामी में होते, ऐसा मुझे लगता है। जी सर। सर, आजकल रिजर्वेशन का एक मुद्दा है जिस पर कई लोग अटकलें लगा रहे हैं कि उसे रद्द कर देना चाहिए, अभी समाप्त कर देना चाहिए, इन वर्गों को ज़रूरत नहीं है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? कोई भी ये बात नहीं कह सकते कि किसी वर्ग को आरक्षण या रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ चंद लोग इस देश में ये बात तय नहीं कर सकते। जो भारत देश का जो समाज, जो एक इनइक्वल सोसाइटी है जी, उस सोसाइटी में समानता लाने की एक प्रक्रिया बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए उस प्रक्रिया शुरू करते हुए। जी, वो बहुत जल्दी हम ये बात कह रहे हैं। शायद ये मुद्दा हम जो लोग उठा रहे हैं, अगर जिंदा है तो 100 साल के बाद उठा लें। अभी कोई ये प्रश्न उठाने की मुद्दा नहीं बनती है, बात नहीं अभी बनती समय आने का है कि जब रिजर्वेशन को शायद सोचा जाए कि इसे समाप्त करना है कि नहीं। अभी समय नहीं है, अभी और वक्त 100 बाकी। साल के बाद भी समय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बेकार की बातें हैं। कुछ चंद लोगों को गुमराह करने का, समाज में द्वेष भाव पैदा करने का, ऐसा कुछ बातें कहते हैं। इन बातों को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और हर बार ये नहीं होता कि जो समुदाय, जो दबे कुचले लोग, हर बार ये प्रूव करने का ना चले कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। वो अन्याय हो रहा तो दिखता है देश में जी। दिन प्रतिदिन, और उनको कई चीज़ों से वंचित किया जाता है। जब तक समाज में समानता ना हो तब तक रिजर्वेशन चालू रहना चाहिए। आपने कहा सर कि जब तक समानता पूरी तरह लागू न हो तब तक रिजर्वेशन रहना चाहिए, पर भारत में अराजकता बहुत बढ़ती जा रही है। बहुजनों पर, दलितों पर बहुत हमले हो रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सरकार ने क्या कदम उठाने चाहिए, ऐसा आपको लगता है? एक नागरिक के तौर पर आपको क्या लगता है? नहीं, मैं यहाँ शायद नागरिक के तौर पे नहीं बोलूँगा जी, क्योंकि मैं एक सरकारी अफसर हूँ, जी। कर्मचारी हूँ। जो भारत के संविधान और इसके तहत जो कई लॉज बने हैं,
उनकी सही इस्तेमाल अगर हो, और जो इस्तेमाल करने वाले जो अफसरान और सरकारी कर्मचारी जी उस स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और स्पिरिट ऑफ द लॉ में अगर इसको इम्प्लीमेंट करें, वो बहुत ही जल्दी लोग उस तरफ बढ़ेंगे। एक बात सही है कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल रूप पे क्रिएट किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से दर्शाता है कि वो हमारा मंशा है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम चाहते हैं कि ऐसा हो हमारा समाज और हमारे देश, और जिसके लिए हमने इतने सारे रूल्स बनाए, प्रक्रिया बनाए, लॉज बनाए, सिस्टम्स बनाए। जो मानसिकता नहीं हट रही है, और वो जो मानसिकता को समाज एक तरह से कुछ तरह बढ़ावा दे रही है, ये एक लंबी प्रयास है, ये प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में हम सब लोगों को भाग लेना है। और शायद लगता है कुछ दशाब्दियों के बाद शायद इस देश में चेंज हो मानसिकता में, ऐसा मुझे लगता है। तो जो संविधान और उसके तहत जो लॉ बने हैं, मुझे लगता है वो सफिशिएंट है, सही तरीके से, सही मायने में। अगर संविधान में प्रावधान है, सारे लॉ किए गए, पर अगर इम्प्लीमेंट होते हैं, आप ऐसा करें, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर सब सुरक्षित हो भी जाएंगे और महसूस भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ फिर दोबारा ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता जो इनइक्वालिटी के तरफ, कुछ लोगों की मानसिकता है जो हाथ में उनको लागू करने के लिए फलाना लॉ है, वो फिर एक असमानता का मानसिकता से, नीचे दिखाने वाली मानसिकता से इम्प्लीमेंट करते। कोई भी व्यक्ति, जो सरकार की कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति सरकार में हो, अगर जिसको एक पर्टिकुलर लॉ को इम्प्लीमेंट करने का उसको दायित्व दिया गया हो, ड्यूटी दिया गया हो, अगर वो नहीं करता है ऐसे इम्प्लीमेंट, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। शायद प्रशासन से जुड़े वो लोग भी ये इंटरव्यू इस वक्त देख रहे हो, तो शायद उनमें वो जज्बा जागरूक हो कि हाँ भाई, हमें संविधान का पालन करना चाहिए, और उसके साथ अगर हम रहते हैं तो शायद हमारे भारत का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करेगा। सर, आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा कि आप IAS अफसर हैं, आपने इस क्षेत्र में ही जाने की क्यों उठानी? IAS अफसर ही बनना है, प्रशासकीय सेवा में जाना है, क्या बचपन से सोच थी कि किसी ने आपको प्रेरित किया कि है इस सेवा में आप जाइए तो बेहतर होगा? कुछ उस पर प्रकाश डाल पाए? IAS एक ऐसी नौकरी है जी, जहां हम कोशिश कर सकते हैं। केवल IAS ही नहीं है, हर सरकारी नौकरी में आप इस देश के लिए एक रोल अदा प्ले कर बदलाव लाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। बट IAS ऐसी पोजीशंस आपको मौका देता है कि जो समाज में जो बदलाव, समाज तो इवॉल्व करती है आगे, उसमें बदलाव लाने की एक मौका है एट अ हायर लेवल, वो एक मौका देता है। और अगर किसी को सरकारी नौकरी में काम करना है तो IAS इज द टॉप जॉब, तो हर एक व्यक्ति उस नौकरी की तरफ देखता है। तो आप डिसीजन मेकर हो जाते थोड़ा बहुत, शायद इसीलिए। हाँ, वो आपको हायर पोजीशन में डिसीजन तो इस देश में, इस डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेती है, बट उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर IAS ऑफिसर एक रोल प्ले करता है, एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है, तो उस पॉजिटिव रोल के तहत एक क्रूशियल अदा हर जगह, या चाहे वो जिला कलेक्टर हो, बाद में डिपार्टमेंटल हेड सेक्रेटेरिएट में हो, बाद में भारत सरकार में काम कर रहे, वो एक जरूर एक अच्छी रोल प्ले करता है IAS ऑफिसर। सो इसीलिए ये एक ऐसी नौकरी है, शायद टॉप नौकरी होने के अलावा हम देश के लिए कुछ कर सके। तो इसीलिए शायद आपने पहले से सोचा था कि हाँ इसी फील्ड में जाना है, या शायद ये मेरा माइंड में था। चलिए, तो बहुत से ऐसे युवक युवतियाँ हैं जो चाहते हैं कि इस सेवा में आएँ, प्रशासकीय सेवा में हिस्सेदारी ले, उनके लिए कुछ टिप्स आप बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? थोड़ा बहुत अगर कुछ शेयर करना चाहें आप तो। या जरूर। IAS की परीक्षा के बारे में
कई लोगों को पता है, ये बहुत ही एंट्री जो आईएएस एग्ज़ाम के लिए केवल एक डिग्री है। तो आप डिग्री होल्डर हो किसी भी सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल है। आप एलिजिबल है, या आप सप्लीमेंट्री में डिग्री पास किया हो, या आपने वो डिग्री हासिल थ्रू करस्पॉन्डेंस किया, फिर भी आप एलिजिबल है। ये एक बहुत ही खास मौका है कि ऐसा नहीं है कि इसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स की कोई लिमिटेशन नहीं है जी। या जैसे कई एंट्रेंसेस में, जैसे मैं अगर आईआईटी लिखना चाहता हूँ, मेरा एक रूल है, या नेट के एग्ज़ाम लिखना चाहता तो हूँ, इतने प्रतिशत मार्क होने चाहिए मिनिमम, ऐसा कोई बात कुछ नहीं नहीं है। जी। सो एक फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ही आसान और सरल, क्योंकि जो डिग्री किया है वो लिख सकते हैं। दूसरी बात, एक आईएएस में परीक्षा में बैठने के लिए रीजनेबली एक मेहनत वो मांगता है जी। एक अच्छी स्टूडेंट किसी ना किसी समय में अपनी स्टूडेंट लाइफ में, स्कूल में या कॉलेज में, एक मेहनत करने की क्षमता उस पर्टिकुलर स्टूडेंट में होना चाहिए जी। क्योंकि ये परीक्षा बहुत मेहनत और टाइम पेशेंस मांगता है, निरंतरता होनी चाहिए जी। मांगता है, पेशेंस भी बहुत मांगता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम 1 साल लंबी एग्ज़ाम है जी। 3 स्टेज एग्ज़ाम है। तो ऐसा नहीं कि उसमें ऐसे प्रश्न आपसे पूछेंगे आपको पता ही ना हो, शायद ऐसे ही प्रश्न है कि आपको रोज़ आप देखते हैं रेगुलर नॉर्मल नॉलेज की दायरे में ये प्रश्न आते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े सवाल भी हो सकते हैं जी। और इस लेवल के वो पूछते हैं कि नॉट मोर देन +2 3 स्टेज एग्ज़ाम है। तो ऐसा नहीं कि उसमें ऐसे प्रश्न आपसे पूछेंगे आपको पता ही ना हो, शायद ऐसे ही प्रश्न है कि आपको रोज़ आप देखते हैं रेगुलर नॉर्मल नॉलेज की दायरे में ये प्रश्न आते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े सवाल भी हो सकते हैं जी। और इस लेवल के वो पूछते हैं कि नॉट मोर देन +2 एज अ गुड स्टूडेंट, अगर आप उस दायरे में होके अगर देख सके, थोड़े अटेंटिव रहे तो, अटेंटिव रहे तो, और उस तरीके से सरल है। बट परंतु इसमें एक इशू है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर नंबर ऑफ पोस्ट्स को रिवर्स कैलकुलेट करते हुए ये लोग जितने नंबर जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में लेते हैं उनकी नंबर रिस्ट्रिक्टेड होता है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को एक कॉम्पिटिटिव तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। सो आईएएस की परीक्षा एक एकेडमिक एग्जामिनेशन नहीं है, इट्स अ कॉम्पिटिटिव। आप कितने लोगों से बेहतर है तभी आप आगे स्टेज 2 या मेंस एग्जामिनेशन में पहुंच पाएंगे जी। अगर 2 लाख लोग लिखे, 3 लाख लिखे, आवेदन भरने वाले बहुत लोग होते हैं, 5 लाख लोग लिखे, बट मेंस में केवल 10,000 या 15,000 लोग लिख पाते, उसके बाद इंटरव्यू में केवल 2,000 लोग जाते, 2,000 या 2,500 लोग जा पाते। तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एज में ले जाना चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उस दायरे में उस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। इट इज़ आपकी नॉलेज की टेस्ट नहीं है, ये आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज की कैसे इस्तेमाल करके उस प्रश्न को आपको कैसे भेद करके छेद करके आप उसको आंसर कर पाएंगे, ये एक तरीका है जी। जी। उसके बाद एक इंटरेक्टिव सेशन भी होता है, मतलब पर्सनल इंटरव्यू होता है आपका, उस वक्त क्या कैसे तैयारी हो सकती है, कुछ अगर आप बताना चाहें, कैसे रहना चाहिए उस वक्त, कैसे फेस करना चाहिए? इंटरव्यू जो बात है, अगर एक व्यक्ति आईएएस की एग्ज़ाम में 2 स्टेजेस पार कर लिए तो मुझे लगता है वो इतना मैच्योर हो जाता है या हो जाती है कि वो किसी आईएएस इंटरव्यू फेस करने के लायक हो काबिल हो जाता है। इतना वो एग्जामिनेशन आपको टफ बना देती है, लड़ने के लिए तैयार कर पूरे साल में टफ बनाती है। बट आईएएस एग्जामिनेशन में एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो आप किस एग्ज़ाम के लिए, किस जॉब के लिए आप जा रहे हैं। आप जा रहे हैं एक सरकारी नौकरी करने के लिए। सो उसमें एक तरीके से आपको व्यू करते हैं कि आपकी जो ओपिनियंस
आउटराइटली एकदम रैडिकल ना हो, और जो सरकारी तंत्र में जो पोजीशंस होते हैं कि सरकार में अगर मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है या इंडिया और रशिया के रिलेशन है, उसमें क्या करंट स्थिति है। मैं अगर इंटरव्यू में बैठूं और ये ना बोल दूं कि अच्छा कल हमारे देश को पाकिस्तान के ऊपर वॉर करना चाहिए या लड़ाई कर लेना चाहिए, डोंट गिव रेडिकल स्टेटमेंट्स, ऐसी टिप्पणियों से बचे। हाँ, सो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना दे और अपनी जो बिहेवियर नेचुरल रखे जी। क्योंकि इंटरव्यू में ठीक ठाक ड्रेस पहने हो लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कि कोट टाई। मैंने कोट टाई तो नहीं पहना था। तो आज के दिन अच्छा लगता है आपको ऊपर जो नेचुरल कंफर्टेबल क्लोथिंग होता है वो पहन के जाते हैं। जैसे आप है वैसे ही जाए, कुछ प्रेजेंट ना करे, कुछ बन के मत जाइए, नेचुरल जाइए। बनावट दिख जाती है, वो पहचान लेते हैं, बनावट दिख जाती है, आर्टिफिशियलिटी दिख जाती है। और जो चीज़ नहीं पता होता है तुरंत बता दे नहीं पता होता है, और कोई चीज़ जो नहीं पता उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने का कोशिश ना करे। बट ऑफ कोर्स इतनी नॉलेज तो होना चाहिए। वो ऐसे प्रश्न नहीं पूछते कि ऐसा प्रश्न आपको नहीं पता हो। कुछ एक आध प्रश्न शायद नहीं पता हो सकता, बट कई प्रश्न वो नॉर्मल है, नॉर्मल जो करंट अफेयर्स में हो रहा है, जो कोई इशू आपको अच्छे नॉलेज है, मान लीजिए आपने किसी सब्जेक्ट पे एमएससी किया, एमए किया और या पीएचडी किया, उसी में पूछते, फिर आगे बढ़ते। कोई करंट इश्यूज जो न्यूज़पेपर्स में होते हैं उनको पूछ सकते हैं जरूर। और आपके ओपिनियंस बैलेंस्ड एंड सरकार की ओपिनियंस बहुत ध्यान में रखना। सरकार मतलब इट इज़ नॉट दैट पॉलिटिकल गवर्नमेंट, कौन सी सरकार पावर में है। सरकार में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एक पोजीशन होता है। पॉवर्टी पे क्या पोजीशन है, या रूरल डेवलपमेंट पे क्या पोजीशन है, एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है, कई चीज़ें हैं, तो वो समझना चाहिए। और जनरल एनवायरमेंटल इश्यूज में अगर हम बात कर रहे हैं या पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक नॉलेजेबल पर्सन किसी चीज़ के बारे में बात करता है, नॉलेज पूरा ना हो, डेप्थ पे ना हो, बट एक फेयरली गुड नॉलेज बैलेंस्ड हो कि हाँ भाई चर्चा हो सके, इतना नॉलेज होना चाहिए। वो आपसे बस आधा घंटा 40 मिनट बात करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, किसी व्यक्ति से आप इतने देर बात करते हैं, आप अच्छी तरह उनको जान लोगे। चलिए, पर सर ऐसा कुछ मेरे मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी जब मैंने प्रतिक्रियाएं पूछी तो कहते हैं कि मैं गड़बड़ गया एक गलत आंसर देकर, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? होता है हर चीज़ आपको पता हो ज़रूरी नहीं है, कुछ एक सवाल आप अगर गलत देते हैं तो गड़बड़ या डिप्रेशन में ना आए, तो उसके लिए कैसा कर सकते हैं, कुछ अगर टिप्स दे पाए तो। नहीं, जब आपको आंसर ही नहीं पता आप बिल्कुल मत बताइए, शांत रहे, बिल्कुल नहीं, बता देना कि हमें नहीं पता है, बता देना सर इसके बारे में मेरा इतना ज्ञान नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंस लूज ना करें, कॉन्फिडेंस लूज ना करें। बट कई बार ऐसा होता है कि एक मेंबर आपसे 4-5 प्रश्न पूछे और आपको किसी का समाधान ना पता हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा एरिया में पूछे जहाँ आपको इतनी इन डेप्थ नॉलेज ना हो जी, अगर ऐसा तो होता है आप जरूर बता सकते हैं। और जिस तरीके से आप बताएंगे उसका कॉन्फिडेंस भी वो भी चेक किया जाता है कि आप बता रहे हैं कि सर मुझे नहीं पता, वो भी बताना भी नोट किया जाता है। चलिए, मतलब ओवरऑल आपका बिहेवियर देखा जाता है, आप आंसर कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, और आप व्यक्तिगत जीवन में भी निजीगत आपके डिसीजन मेकर कैसे हैं आप, वो भी तय किए जाते हैं जहाँ तक, ऐसा ही कुछ है। मैंने भी बाद में जो नौकरी में आने के बाद मैंने कई इंटरव्यूज़ किया लोगों को सिलेक्शन के लिए, जिस तरीके से वो लोग बात करते हैं आपको पता चल जाता है ये सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, या झूठा बनावटी बोल रहा है, अगर नहीं पता होने के बावजूद भी क्यों बना के बता रहा है। तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई एरिया, वो पता चल जाता। सो ये आपको इतना एक्सपेक्ट करते हैं, आप बी नेचुरल, बी कॉन्फिडेंट, एंड ऑल्सो आपको किसी चीज़ का नहीं पता हो बता दें मुझे नहीं पता, और जो पता है वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाए। ज़रूर सर, और जहाँ तक आप उसमें यशस्वी रहें और आप IAS कैडर भी बने, आप IAS के पद पर आप रहे हैं, मैं आपको पूछना चाहूँगा सर कि आप जब अपने पद संभाला तो क्या कुछ ऐसे डिसीजन आप अच्छे ले पाए जिससे कुछ फ़ायदा हुआ? ऐसा कुछ अगर आप कुछ एक आध डिसीजन हमें बता पाए, शेयर कर पाए कोई ऐसी बात कि हाँ भाई ये मैंने किया था तो अच्छा लगा, कुछ लोगों का फ़ायदा हुआ, ऐसी कोई बात आप हमें बता पाए? मैं सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में डायरेक्टर के पद पे था जी।
तो वहाँ एक स्कीम था, शेड्यूल कास्ट स्पेशल कंपोनेंट प्लान। स्पेशल कंपोनेंट प्लान में जो पैसे जाते थे वो केवल किसी लोन में असिस्टेंस के रूप में जाते थे जी। तो एक बार कर्नाटका से मुझे एक प्रपोजल आई कि ये पैसे कि पायलट ट्रेनिंग के लिए, एयर होस्टेस ट्रेनिंग के लिए और एयरलाइंस में ग्राउंड ट्रेनिंग ग्राउंड के स्टाफ के लिए, लिए, स्टाफ के ट्रेनिंग के लिए और कुछ और ट्रेनिंग के लिए एक प्रपोजल आई थी। उस समय रूल्स में वो प्रावधान नहीं था। अच्छा। इस ट्रेनिंग के लिए नहीं था? इस ट्रेनिंग के लिए नहीं था और किसी भी ट्रेनिंग के लिए नहीं था। वो अच्छा। केवल लोन के लिए था। तो कर्नाटका में ऑफिसर ने भेजा, फिर मैंने फाइल मूव किया, हमारा नीचे के लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, फिर भी मैंने उसको अप्रूव करके मेरा बॉस को भेजा, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दी। अच्छा। ये महीना था फरवरी उस साल की, तो अगला बजट शुरू होती थी अप्रैल में। सही है। तो मैंने हमारे जो कमिश्नर शेड्यूल कास्ट वेलफेयर जो कर्नाटक के, उनको कहा, सर ये प्रपोजल आप अगले साल के बजट में प्रपोजल में ये एक पार्ट बना के ओवरऑल प्रपोजल, जो अगले साल की प्रपोजल क्या होता है, एक स्टेट शेड्यूल कास्ट वेलफेयर के लिए क्या क्या कार्यक्रम करना चाहते उसमें डाल के भेजे। तो उन्होंने भेजा, क्योंकि वो सेपरेट एक्सक्लूसिव प्रपोजल नहीं था, ओवरऑल प्रपोजल था। मैंने उसको ओवरऑल प्रपोजल को अप्रूव करके भेज दिया था। क्या बात। तो पहली बार देश में जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के पैसे एयर होस्टेस ट्रेनिंग के लिए, ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग के लिए, पायलट ट्रेनिंग के लिए, क्या बात, यूज किया गया था। बहुत बढ़िया। बाद में ये जो बात उठी कि जो रूल्स में नहीं था ऐसा ट्रेनिंग आपने कैसे किया, कैसे कर दिया, जी, प्रश्न उठेंगे, प्रश्न उठा जी। तो फिर जो कर्नाटका ने ये जो काम किया था उसको फिर बाद में भारत सरकार ने एक्सेप्ट करते हुए, क्या बात, ये सब के लिए मान्यता, सभी राज्यों के लिए लागू, सभी राज्यों के लिए। क्या बात है। चलिए सर, मतलब आपकी पहल रही कि जो भी SC/ST के लोग हैं चाहते हैं कि इस क्षेत्र में आए, पर उतना पैसा फिलहाल उनके पास नहीं है, तो सरकार का एक फंड इस तरफ भी गया, बहुत अच्छी बात है सर। और आपने वो डिसीजन लिया और उतनी सोच आपकी रही कि भाई ये तो पारित नहीं हुआ तो इसको कैसे एक्सेप्ट करवा सकते, ये भी आपकी दूरदृष्टि रही है और समय सूचकता आपने यूज़ की, बहुत काबिल तारीफ़ है सर। ये तो रहा ये सारी बातें, पर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि बाबा साहब जो चाहते कि भारत होता, मतलब उनके सपनों का भारत कि इतने साल बाद ये जरिए होती, उससे कितना दूर है प्रेजेंट बाबा साहब की सोच वाला भारत और रफ़ी का भारत, कितनी दूर है? बाबा साहब का आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाए और इस तरीके से आगे बढ़ाए, केवल ये आइडियोलॉजी दलितों के लिए नहीं है, ये आइडियोलॉजी बाबा साहब के जो अम्बेडकरिज्म के जो कॉन्सेप्ट्स है वो सब के लिए है, वो विमेन के लिए है, वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, वो सब के लिए, जो समानता समाज में जो बाबा साहब लाना चाहते हैं, इस बात को सब ने अगर पहचान ली तो हमारे लिए बाबा साहब के सपनों के भारत ज़्यादा दूर नहीं है। बट इस बात को ऐसा हम फैलाना चाहिए और ऐसे आगे ले जाके वेरी स्लोली सोसाइटी रियलाइज कर रही है, जो सिटीजन सेंट्रिक जो चीज़ें जैसे दिल्ली में हुई, जो इक्वालिटी की बातें और विमेन राइट्स की बातें जी, तो वो राइट्स को आगे लेके जो प्रक्रिया चल रहा है, वो संविधान जो ऑटोमेटिकली हमें जो राइट्स देते हैं, बट इस अम्बेडकरिज्म जो बात को सबको पहचान के आगे जाएंगे, तब एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारा देश में आएगा और टुवर्ड्स सोशल इक्वालिटी हम पहुंच पाएंगे। चलिए, मतलब सही अम्बेडकरिज्म अगर इम्प्लीमेंट हो गए तो शायद भारत एक प्रगत राष्ट्र बनकर उभर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इसी नोट पर हम कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई है और जहाँ तक दर्शकों ने भी लुत्फ उठाए हैं इस हमारे चर्चा का भी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने की। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर राजशेखर वुंद्रु जी, जिनसे खास बातचीत की हमने आवाज़ विशेष में। ऐसे ही एक विशिष्ट व्यक्ति से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा मेरे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए आवाज़ इंडिया TV।